हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारी 1000 MCQs की क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और आज इस MCQ सीरीज का डे 18 है। सो अगर आपकी किसी की अगर पिछली क्लासेस मिस हो गई हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप सिंपली चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है HSSC CET कॉमर्स। इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पे आपको सभी जो भी वीडियोस हैं अभी तक की वो सारी सीक्वेंस वाइज मिलेंगी, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 218 से, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वुड लीस्ट लाइकली अफेक्ट द क्वांटिटी एंड द कंटेंट ऑफ ऑडिटर्स वर्किंग पेपर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वर्किंग पेपर पर कौन सा फैक्टर सबसे कम इफेक्ट डालता है। लीस्ट इफेक्ट, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका ऑडिटर वर्किंग पेपर पे सबसे कम असर पड़ता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं। तो वर्किंग पेपर्स ऑडिटर के बनाए हुए नोट्स होते हैं, जो ऑडिटर अपने पर्पज से बनाता है नोट्स। और ये नोट्स इंक्लूड करता है जो भी एविडेंसेस मिलते हैं ऑडिटर को, ऑडिट के दौरान जो भी एविडेंसेस मिलते हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। और जो भी वर्किंग कैलकुलेशन होती है ऑडिटर की, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। और सारे कंक्लूजन्स, जितने भी कंक्लूजन्स निकलते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो वर्किंग पेपर है इन पर लीस्ट इम्पैक्ट वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर ए से, द असेस्ड लेवल ऑफ कंट्रोल रिस्क। सो जो कंट्रोल रिस्क, अगर कंट्रोल रिस्क ज़्यादा है किसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ऑडिट चल रही है, अगर वहाँ कंट्रोल रिस्क ज़्यादा है मीन्स आपको ज़्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी, तो ये हाईली इम्पैक्टफुल है। तो ये ऑप्शन आपका राइट नहीं है। द पॉसिबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू, तो अगर पीयर रिव्यू पॉसिबल है तो डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो ये भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है तो वर्किंग पेपर्स पे, तो ये भी आपका ऑप्शन राइट नहीं है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। जैसे अगर ऑडिटर क्वालिफाइड या एडवर्स रिपोर्ट इशू करता है तो उस केस में उसको ज़्यादा एविडेंसेस चाहिए और वर्किंग पेपर भी उससे बढ़ जाएंगे, मीन्स ये भी हाईली इम्पैक्टफुल होगा। नेक्स्ट, द कंटेंट ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर क्या होता है। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर होता है, ये एक ऐसा सपोर्टिंग एविडेंस होता है, लेकिन ये होता तो सपोर्टिंग एविडेंस है, लेकिन वर्किंग पेपर की जो क्वांटिटी होती है उसके स्ट्रक्चर को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। तो ये फाइनल कंफर्मेशन होता है, लेकिन ये प्लानिंग का फैक्टर नहीं होता है, इसलिए ये लेस इम्पैक्टफुल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स इज रिलेटिव टू असेस्ड लेवल ऑफ कंट्रोल रिस्क। तो सब्सटेंसिव प्रोसीजर का कंट्रोल रिस्क के साथ कैसा रिलेशन है। जो सब्सटेंसिव प्रोसीजर होती है उसका असेस्ड लेवल ऑफ कंट्रोल रिस्क, इसके साथ क्या रिलेशन होता है। तो देखो, जो कंट्रोल रिस्क है ना, इसका मतलब होता है कि इंटरनल जो कंट्रोल फेल होने का रिस्क, इसका मतलब होता है इंटरनल जो कंट्रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसका फेल होने का क्या रिस्क है। और जो सब्सटेंसिव प्रोसीजर है, इसका मतलब है ऑडिटर की एक्चुअल चेकिंग। अगर कंपनी में रिस्क ज़्यादा है और ऑडिटर को ज़्यादा चेक करना पड़ेगा, ज़्यादा रिस्क है जिसमें, और अगर ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क कम है तो ऑडिटर कम चेकिंग करेगा। तो यानी रिस्क बदलने पे ऑडिट की जो टेस्टिंग है वो भी बदल जाती है। हाई रिस्क, अगर हाई रिस्क होगा तो वहाँ पे ज़्यादा चेकिंग होगी, और जहाँ पे लो रिस्क होगा वहाँ पे लेस चेकिंग होगी। तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, हाई तो ये भी मोर और लो तो लेस, तो सेम डायरेक्शन में मूवमेंट है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, डायरेक्टली। ये डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेट करते हैं, सब्सटेंसिव प्रोसीजर और असेस्ड लेवल ऑफ कंट्रोल रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट मेथड ऑफ प्राइसिंग रॉ मटेरियल इशूड एग्जिबिट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर। तो क्वेश्चन में आपको आपसे पूछा है कि जो फीफो मेथड होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इस मेथड का कॉन्सेप्ट है कि जो मटेरियल पहले आया
वो पहले इशू होगा और पहले यूज होगा, और जो बाद में, और फीफो में क्या होता है, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इशू कौन सा मटेरियल होगा, सबसे पहले वो मटेरियल इशू होगा जो पुराने स्टॉक की प्राइस में कंसिडर होता है। तो चलो अब इसके एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है द इशू प्राइस इज रिकैलकुलेटेड ईच टाइम न्यू डिलीवरीज आर मेड इनटू स्टॉक। तो जो ऑप्शन ए है रिकैलकुलेशन ईच टाइम, तो ये वेटेड एवरेज मेथड का फीचर है, तो ये नहीं हो सकता फीफो का। द इशू प्राइस इज ऑलवेज एट द लेटेस्ट प्राइस, तो लेटेस्ट प्राइस तो लीफो में होता है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लीफो मेथड में होता है लेटेस्ट प्राइस, तो ये भी रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट, द गुड्स आर ऑलवेज इश्यूड स्ट्रिक्टली इन द फिजिकल ऑर्डर इन विच दे आर रिसीव्ड, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। लास्ट, द इशू प्राइस इज ऑलवेज एट द अर्लीस्ट प्राइस, तो जो अर्लीस्ट प्राइस, इसका मतलब ये फीफो से रिलेटेड है। फीफो में कौन सा किस प्राइस पे स्टॉक इशू होता है, जो लास्ट सबसे पहले आया था फर्स्ट, तो अर्लीस्ट जो पहली प्राइस है पहले स्टॉक की, वो कंसीडर होगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपको आइडेंटिफाई करनी है कि इनमें से कौन सी ऐसी है जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। सो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली लिंक्ड होती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो ऑप्शन ए है सुपरवाइजर सैलरीज इन द फैक्ट्री, तो जो सुपरवाइजर की सैलरी होती है ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, सुपरवाइजर सैलरी, तो ये इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है बिकॉज ये सुपरविजन से रिलेटेड है, तो ये आंसर नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ पेरोल अकाउंटिंग सेक्शन, तो पेरोल अकाउंटिंग कॉस्ट ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक कॉस्ट है, तो ये भी आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नहीं है। नेक्स्ट, अ बोनस पेड टू द स्टोरमैन, तो स्टोरमैन को बोनस, ये इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, ये भी आंसर नहीं है। लास्ट है द वेजेस ऑफ एन ऑपरेटिव पेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट अचीव्ड, तो ऑपरेटिव वर्कर, जो ऑपरेटिव वर्कर है उसको जो आउटपुट के बेसिस पे पे की जाती है जो वेज, तो वो डायरेक्टली प्रोडक्शन से लिंक है, तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर अब्जॉर्ब्ड इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स बाय द यूज ऑफ एन ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब हाउ द अब्जॉर्प्शन रेट इज कैलकुलेटेड। तो क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट है, जो ओवरहेड जो की अब्जॉर्प्शन रेट है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, इसका फॉर्मूला होता है टोटल ओवरहेड्स डिवाइड बाय एक्टिविटी लेवल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टोटल कॉस्ट सेंटर ओवरहेड डिवाइड बाय द कॉस्ट सेंटर एक्टिविटी लेवल। और एक्टिविटी लेवल क्या हो सकता है, एक्टिविटी लेवल हो सकता है जो भी लेबर हावर है या मशीन हावर है, वो आपका एक्टिविटी लेवल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एक्सपायर्ड इंश्योरेंस अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस इट इज शोन ऑन द, अगर ट्रायल बैलेंस में अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस दिया हुआ है तो वो कहाँ पे शो होगा बैलेंस शीट में। तो अनएक्सपायर्ड जो इंश्योरेंस है इसका मतलब होता है प्रीपेड, तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस है और ये फ्यूचर बेनिफिट देगा हमें, ये फ्यूचर बेनिफिट है ना, तो इसलिए ये एसेट्स में जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ बजट। तो इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो बजट का एसेंशियल फीचर नहीं है। तो ऑप्शन ए है देयर इज क्लियरली डिफाइंड बजट पीरियड, तो बजट हमेशा स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है, डिफाइंड पीरियड के लिए स्पेसिफिक मंथ या ईयर का होता है, तो ये बिल्कुल फीचर है एसेंशियल फीचर।
नेक्स्ट, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा सेट बाय रेफरेंस टू की बजट अजम्पशंस। तो नेक्स्ट कि जो फाइनेंशियल और जो नॉन फाइनेंशियल डेटा है, तो बजट सिर्फ पैसे का नहीं होता, इसमें टारगेट्स भी इंक्लूड होते हैं, नॉन फाइनेंशियल डेटा भी इंक्लूड होता है। नॉन फाइनेंस मीन्स जो वैसे हम टारगेट्स लेते हैं कि क्या टारगेट अचीव करना है, तो वो भी इंक्लूड होता है फाइनेंशियल के साथ साथ, तो ये भी असेंशियल फीचर है। नेक्स्ट, इट परमिट्स मैनेजर्स फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म ऑफ द पॉलिसीज दैट शुड बी परस्यूड टू मीट कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव्स। तो फ्लेक्सिबल इन पॉलिसी, जो ये है ना फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म ऑफ पॉलिसी, तो इसमें बजट स्ट्रिक्टली गाइडलाइन देता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता, बजट होता है फ्लेक्सिबल नहीं होता, स्ट्रिक्टली गाइडलाइन देता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी कंट्रोल को वीक कर देती है, इसलिए ऑप्शन सी इसका एसेंशियल फीचर है ये भी। नेक्स्ट है डी, इट हैज़ बीन फॉर्मली अप्रूव्ड एंड एक्सेप्टेड एज रियलिस्टिक बाय मैनेजर। तो जो बजट है, बजट तब तक वैलिड होता है जब मैनेजर उसको अप्रूव करें, तभी वैलिड होता है ना जब मैनेजर्स उसको अप्रूव करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, अ मास्टर बजट कंप्राइजेज। तो जो मास्टर बजट होता है वो एग्जैक्टली क्या क्या इंक्लूड करता है, तो यानी जो कंप्लीट स्ट्रक्चर, मास्टर बजट का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है उसमें क्या इंक्लूड होता है। सो मास्टर बजट पूरा बिजनेस का फाइनल जो फाइनेंशियल प्लान है ना वो होता है, इसमें कंपनी के जितने भी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स के बजट इसमें कंबाइनली इंक्लूड होते हैं। और मास्टर बजट में डिपार्टमेंट बजट के साथ साथ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो भी इंक्लूड होंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स जो भी P&L है या फिर बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो भी इंक्लूड होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आ बजटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेटेड डिपार्टमेंटल ऑपरेटिंग बजट्स। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीन रिवॉल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज। तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसका दूसरा नाम क्या है। देखो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इसका मतलब है जब हाईली यील्ड वैरायटी के सीड्स प्रोवाइड करते थे, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना, और जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स हैं वो यूज़ करना, तो ये सब ग्रीन रिवॉल्यूशन में इंक्लूड की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, व्हीट रिवॉल्यूशन, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल जो इम्पैक्ट पड़ा वो जो व्हीट की क्रॉप है उसी पे हुआ था, इसलिए इसे व्हीट रिवॉल्यूशन के नाम से भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोस्ट विच डू नॉट इन्वॉल्व कैश आउटफ्लो आर। मीन्स कौन सी ऐसी कॉस्ट होती है जिसमें एक्चुअल का कैश की पेमेंट एक्चुअल में नहीं होती। तो कौन सी ऐसी कॉस्ट होती है जिसमें एक्चुअल कैश का आउटफ्लो नहीं होता। मीन्स उस कॉस्ट जो वो वाली कॉस्ट होती है उसको सिर्फ कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए ही इंक्लूड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इम्प्यूटेड कॉस्ट। इसका मतलब ऐसी कॉस्ट, इसका एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे बिजनेस के लिए ओनर अपनी जैसे बिल्डिंग यूज़ करता है, तो उसने एक्चुअल में तो रेंट पे नहीं किया, पर कॉस्ट कंसिडर तो होगी ना कि रेंट, भाई बिल्डिंग तो कहीं तो यूज़ हो रही है ना, बिल्डिंग कहीं तो अपना बिजनेस चला रही है। और दूसरा जैसे ओनर बिजनेस में काम करता है तो ओनर की जो सैलरी है वो एक्चुअल में पे नहीं हो रही, तो ये भी एक इम्प्यूटेड कॉस्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट है टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस, क्योंकि जो कॉस्ट है वो प्राइसिंग डिसीजन में काफ़ी इम्पैक्ट डालती है अपना, तो ये बिल्कुल उसका ऑब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का। फर्स्ट ऑप्शन कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट है कि वो डिटरमाइन सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने में कॉस्ट अकाउंटिंग का काफ़ी रोल होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है टू असर्टेन प्रॉफिट ऑफ ईच एक्टिविटी। मीन्स ये ऑप्शन भी करेक्ट है क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग से ही एक्टिविटी वाइज प्रॉफिट का पता लगता है। नेक्स्ट टू हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग,
मीन्स जो ऑर्गेनाइजिंग जो मैनेजमेंट है, ये ऑर्गेनाइजिंग किसका फंक्शन होता है? मैनेजमेंट का होता है ना, ये तो मैनेजमेंट का फंक्शन है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का इससे रिलेटेड नहीं है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा कॉस्ट अकाउंटिंग का। टू कंट्रोल कॉस्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ मटेरियल कंट्रोल इन्वॉल्व्स। तो जो आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है, जो मटेरियल का कंट्रोल होता है उसकी प्रोसेस क्या है। तो इसमें से राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सबसे पहले क्या करते हैं, परचेजिंग करेंगे। परचेजिंग जो मटेरियल जो खरीदेंगे, उसके बाद आएगा रिसिप्ट, मीन्स मटेरियल रिसीव करना। उसके बाद स्टोरेज, जो भी मटेरियल रिसीव हुआ है उसको स्टोर करना। नेक्स्ट है इशू, प्रोडक्शन को इशू कर देना, जो भी हमारे पास स्टॉक है उसको प्रोडक्शन को इशू करना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।